हाय एवरीवन, वेलकम टू मनोज एकेडमी। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और साथियों, ये जो अपना बैच कोर्स चल रहा है, हिंदी जिस भी एग्जाम में आती है, चाहे आपका यूपी टेट का एग्जाम हो, सी टेट का एग्जाम हो, लेकिन सी टेट इन सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। पूरा का पूरा बैच अच्छा साबित होगा। आप लोगों से बस यही निवेदन मैं करूंगा। वैसे दोस्तों, आप लोग भी बहुत अपनी अच्छी तरह से चीज़ों को समझते हैं। आप सभी को ये पूरा बैच जो है पूरी ईमानदारी के साथ आराम से देखना है और आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो देखिएगा, थॉट ऑफ द डे। सारी कमी दूसरों में ही निकालोगे तो अपने लिए वक्त कब मिलेगा? खुद को परखो वरना खुद के लिए, खुद को परखो वरना खुद की गलतियां लिखते लिखते पन्ना कम पड़ जाएगा। करेक्ट दोस्तों, ये बिल्कुल बात करेक्ट है। और आज की वीडियो जो रहेगी दोस्तों, मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को चीजें कराता हुआ चलूंगा, लेकिन शुरू की जो है मैंने थोड़ी सी थ्योरी ले ली है, जिसमें कि आप सभी को ज्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इस तरह से सर कराएंगे, नहीं सर, मैं आपको लिखकर पूरा बकायदा चीजों को समझाता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा। अब सबसे पहले बात आती है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास, अब सबसे पहले दोस्तों लैंग्वेज होती है। भाई, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति जो हुई है वो संस्कृत की भास धातु से हुई है। कहां से हुई दोस्तों? भास धातु से हुई है। जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है बोलना या कहना। अब भाषा क्या है? भाषा वो माध्यम है जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों तथा संवेदनाओं को व्यक्त कर सकता है। अब मैं आप सभी को हिंदी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मैं अपनी बात किस प्रकार रख पा रहा हूं आप सभी के सामने? भाषा के माध्यम से रख पा रहा हूं ना। तो यही लैंग्वेज है, यही भाषा है। अब ध्वनि जो है यहां पर लिख लीजिए आप लोग। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसे हम लोग दोस्तों वर्ण भी कह सकते हैं, इसको वर्ण भी कह सकते हैं। और भाषा दोस्तों, अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिखिएगा, शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? सार्थक समूह को भाषा कहते हैं। ठीक है, शब्दों के सार्थक समूह को भाषा कहा जाता है। वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता, ये भी लिखते रहना। सारे के सारे पॉइंट बहुत अच्छे हैं, मैं रिपीट भी करता रहूंगा आने वाली वीडियो में भी। वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता। वर्णों के मेल यानी कि वर्णों के संयोग से जिस सार्थक वर्ण या समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उस शब्द कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, है ना। चलो, शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ का घनिष्ठ संबंध है। शब्द जो है दोस्तों अर्थ से पृथक नहीं रह सकता। अर्थ के अभाव में भी कोई भी शब्द निरर्थक ध्वनियों का समूह मात्र रह जाता है। तो इसको दोस्तों एक बार आप लोग फिर पढ़िएगा। ठीक है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने दोस्तों उसको हाईलाइट किया हुआ है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु के अकॉर्डिंग। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों या अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है या स्पष्ट रूप से समझा सकता है। तो दोस्तों किसने कहा? कामता प्रसाद के अकॉर्डिंग। उच्चारण क्या है? उच्चारण वो ध्वनि है जो शारीरिक अवयवों के माध्यम से व्यक्त होती है ना। भाई, हम लोग देखिए, कोई वर्ड बोल रहा, मैंने कहा दिल्ली, लिखा मैंने यहां पर, अगर मैं इसको कहूं दिल्ली तो मेरा उच्चारण सही नहीं है ना। यानी कि वह ध्वनि संकेत जो शारीरिक अवयव के माध्यम से व्यक्त होता है वो आपका उच्चारण कहलाता है। ठीक, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जबकि यूरोपीय भाषाओं को रोमन व ग्रीक लिपि में लिखा जाता है। ठीक, अब यहां पर हम लोग थोड़ी सी चीज जान लेते हैं। भाषा वाक्य से एवं वाक्य शब्दों से स्वरूप ग्रहण करते हैं। भारत में भाषा के तीन रूप होते हैं दोस्तों। कौन सा होता है? एक तो होती है क्षेत्रीय बोली, दूसरी होती है परिनिष्ठ बोली, तीसरी होती है राष्ट्रभाषा।
तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं फटाफट तरीके से। क्षेत्रीय बोली किसको कहा जाता है दोस्तों? आप सभी लोग जानते हैं, जिस क्षेत्र में आप लोग रहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, जिस क्षेत्र में आप लोग रहते हैं वो आपकी क्षेत्रीय बोली होती है, जो आपके घर में समुदाय में बोली जाती है। और परिनिष्ठित भाषा की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ये जो है जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर एक व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है, ठीक है, इसको परिनिष्ठ भाषा बोलते हैं। मानक भाषा आप लोग जानते होंगे, ठीक है। राष्ट्रभाषा की अगर मैं बात करूंगा, किसी भी देश की परिनिष्ठित भाषा जब व्यापक रूप से बहुसंख्यक व्यक्ति के सांस्कृतिक तथा राजनीतिक व्यवहार के भाषा रूप में सामने आती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। यानी कि इसका ये वाइड हो चुकी है, यहां पर छोटी थी, यहां पर बड़ी हो चुकी है। क्लियर हो गया दोस्तों? राष्ट्रभाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अब आप लोग देखिएगा राष्ट्रभाषा तो अभी कोई है ही नहीं हमारी, तो क्या इस वाले पॉइंट को लिखना जरूरी है? भाई हमारी हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा अभी तक दोस्तों संविधान के अकॉर्डिंग नहीं बन पाई है, तो इसको थोड़ा दोस्तों आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक। राजभाषा हम लोग यहां पे कहेंगे। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है, ठीक है। इसके अंतर्गत उत्तर भारत की बोलियां आती हैं जो हिंदी की बोलियां कहलाती हैं। अब हम लोग दोस्तों डायरेक्टली ये जो मटेरियल शुरू में मैंने आपको बताया, कुछ लोगों ने अच्छे से नोट भी किया होगा, लेकिन कुछ लोगों के सर से ऊपर गया होगा। एक्चुअली होता है क्या है, इस वाले टॉपिक को पढ़ना चाहता नहीं है कोई भी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं दोस्तों बिल्कुल मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्णों के प्रकार कितने होते हैं। आप लोग जानते हैं कि वर्णों को हम लोग मुख्यतः 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, ठीक है। देखिए एक तो होता है स्वर आपका, एक होता है आपका व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन ये दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपकी पूरी हिंदी कवर हो जाएगी। स्वर किसको कहेंगे? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, स्वर किसको कहा जाता है? जो किसी की सहायता से नहीं बोले जाएं, जो अपने आप में स्वतंत्र हो, है ना। आप लोग पढ़ भी सकते हैं कि जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, जिन वर्णों को उच्चारण करने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उनको हम लोग स्वर कहते हैं। अगर हम लोग स्वर की बात करेंगे, स्वर कौन कौन से होते हैं, यानी कि मूल स्वर जो होते हैं, अगर आपसे कहेगा सर मूल स्वर कितने होते हैं, तो आप बताते हैं सर मूल स्वर होते हैं 11। 11 कौन कौन से होते हैं सर? ए, आ। अब इनका काम बहुत ज्यादा पड़ेगा, कई बार लिखने पड़ेंगे ये आपको भी, ठीक है। ए, आई, ओ, औ। दोस्तों ये तो होते हैं हमारे मूल, और इसमें दोस्तों अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, 2 होते हैं हमारे अयोगवाह। अयोगवाह दोस्तों अंग और अह, 2 हमारे होते हैं अयोगवाह। क्लियर? इतना आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं, थोड़ी सी और बात करते हैं इसमें, स्वरों को डिवाइन कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, दोनों चीजें आपकी यहां पर आने वाली हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ नोट करा देता हूं, यहां पर नोट करना है आपको, क्योंकि ये रह गया था। आपको नोट करना है दोस्तों मौखिक, लिखिएगा फटाफट। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बताइएगा आप लोग, बताइए दोस्तों मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अपने दिमाग में सोच लो जरा, क्या लगता है आपको? चलिए अगर आपने सोच लिया है तो आप लोग लिखिएगा ध्वनि। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछेगा लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो यहां पर आकर कुछ लोग जो ना फंस जाते हैं। तो आप लोग बताएंगे दोस्तों इसको वर्ण। क्या बताएंगे? वर्ण बताएंगे। अब एक क्वेश्चन आपका नॉर्मल सा रहता है, बिल्कुल सिंपल सा, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, इसको नोट डाउन करना है। अगर आपको नोट डाउन नहीं करना है ना ये सब, तो आपको क्या है ना, अलग से एक पोर्शन दिख रहा होगा, वहां पे जाइएगा, पूरे हैंड रिटन नोट्स आपके घर तक पहुंचेंगे, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स है, नोट डाउन करने की आवश्यकता ना पड़ेगी। नोट्स अपने पास में रखो, जो मैं पढ़ाऊंगा उस पर निशान लगाते जाओ,
तो बेटर तरीके से समझ में और आ जाएगा। दोस्तों इसको कहेंगे वर्ण और इसको ही कहा जाता है दोस्तों अक्षर, अक्षर। ठीक है, चलिएगा अगर मैं बात करूं व्याकरण की, व्याकरण, व्याकरण जो दोस्तों इसका डिफाइन करेंगे वी धन आ धन करण। व्याकरण यानी कि अच्छी तरह से समझा हुआ, यानी कि मैं कह सकता हूं अच्छी तरह से समझाना। व्याकरण में क्या होगा, इसका अर्थ क्या निकलेगा, अच्छी तरह से समझाना। तो लिख लीजिएगा आप लोग यहां पर, समझाना। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग दोस्तों इसको जो हमारा सेशन था पहले वाला उसको डिफाइन कर देते हैं। जो मैंने आप लोगों को स्वर लिखाया था, 11 स्वर होते हैं हमारे। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों से पूछेगा सर कि कुल वर्ण कितने होते हैं, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूं केवल, अगर आपसे पूछेगा सर कुल वर्ण कितने होते हैं, तो आपके दिमाग में आता है सर 52 वर्ण होते हैं केवल टोटल हमारे। ठीक है, सब लोगों को पता है कि सर 52 वर्ण हमारे यहाँ पे होते हैं। लेकिन अगर आपसे ये 52 होते हैं सर, तो हमसे ये कहता है कि सर स्वर कितने होते हैं, आप बताते हैं सर स्वर तो 11 होते हैं। फिर आपसे कहता है सर व्यंजन कितने होते हैं, आप कहते हैं सर हमारे 33 होते हैं। जब ये 33 और 11 हो गए तो ये तो 44 हो गए सर, बाकी के कहां से आएंगे, ये वाला फंडा थोड़ा समझना जरूरी हो जाता है। दोस्तों इसमें होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है सर इसमें 4, 4 इसमें जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 48 हो गया। अब इसमें दोस्तों दो होते हैं आपके क्या, अयोग वाह, जो स्वर में होते हैं अयोग वाह। कितने होते हैं सर इसमें, दो होते हैं, तो दो जोड़ दिए कितने हो गए इसमें, 50 हो गए सर। लेकिन अभी दो भी और बचे दोस्तों, दो होते हैं आपके उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं आपके। कितनी संख्या होती है, दो होती है। तो टोटल करने के बाद हमारे कितने हो जाते हैं सर, 52 हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारे 52 हुए। ठीक है, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट तो नहीं ले पाएंगे वैसे, लेकिन आप लोग के पास नोट्स हैं, जिन लोगों ने नोट्स मंगा लिए अच्छी बात है, नहीं मंगाए हैं तो आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, अलग से बना लीजिए नोट्स। ठीक है, डोंट वरी। अब दोस्तों मैं बात करता हूं स्वरों की। मैंने कहा दोस्तों स्वर हमारे जो होते हैं, मूल स्वर आप लोगों को बताया था मैंने, मूल स्वर मैंने बताया दोस्तों इसमें होते हैं 11। ठीक है, उच्चारण के आधार पर दोस्तों उच्चारण के आधार पर दोस्तों होते हैं 10। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा दोस्तों अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर होते हैं दोस्तों 13। ठीक है, मूल स्वर 11 होते हैं, उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं, अर्थ के आधार पर 13 होते हैं। उच्चारण के आधार पर दोस्तों इसमें हम लोग जो है री को ऐड नहीं करते, इसमें किसको ऐड नहीं करते, अयोगवाह को ऐड नहीं करते पहले वाले में, और इसमें री को और अयोगवाह को ऐड नहीं करते, और लास्ट वाले में अर्थ के आधार पर सबको ऐड कर लेते हैं, टोटल आपके माने जाते हैं ये। ठीक है, और अनुस्वार दोस्तों कौन सा होता है, अनुस्वार कौन सा होता है दोस्तों, अंग होता है। एक होता है आपका विसर्ग, विसर्ग होता है दोस्तों ये वाला, ये होता है विसर्ग। लेकिन इसमें एक चीज और आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ी होगी, या बचपन में कभी पढ़ी हो तो भूल गए होंगे आप लोग। आप लोगों ने देखा ऐसे, जैसे हम लोगों ने ये लिखा इस प्रकार से, कोई भी मात्रा हम लोग लगाते हैं, जैसे मैंने लिखा आम, आम, तो ये वाली जो मात्रा है, ये वाली, ये जो मात्रा है, ठीक है, इसके बारे में जानने वाले हैं हम लोग। तो ये जो है दोस्तों, ये आपकी जो खड़ी पाई है, खड़ी, इसको खड़ी पाई बोला जाता है। और जो सिर बंध रहा है इसको बोला जाता है दोस्तों सिरा रेखा, सिरो रेखा भी कह सकते हैं, सिरा रेखा भी कह सकते हैं, सिरो रेखा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। और ये वाला पॉइंट अगर आप लोग जो भी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, इसमें काफी कम लोग इसके बारे में जानते होंगे। ठीक है, ओके, अब आगे लिखेंगे आप लोग, थोड़ा सा की पॉइंट और लिख लेना यहाँ पर नोट करके।
नोट करना आपको। इसके नीचे जब हम लोग लगाते हैं ये कौन कौन से होते हैं, अणय और ढय होते हैं, है ना। केवल ये दो के साथ प्रयोग होता है। और एक होता है आपका ये वाला, यहां पर लगता है, ये होता है आपका इसके साथ। ठीक है, जैसे का खा गा घा अंघा, तो लास्ट वाला जो होता है पंचम अक्षर, वो होता है ये वाला। ठीक, चलो आगे कुछ लोगों को नहीं दिख रहा हो तो अभी देख लीजिएगा, क्योंकि शायद मेरे पिक भी आ सकता है ऐसी जगह। इसको देख लीजिए आप लोग। एक आप लोगों ने देखा होगा नुक्ता होता है, नुक्ता, नुक्ता इधर लगता है, ये लगता है आपका नुक्ता। लिखेंगे नुक्ता जो है, नुक्ता जो है दोस्तों, क ख ग ज ख, केवल इनके साथ आता है। ठीक है, केवल इन्हीं के साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक, ध्यान देना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, यहां पर लिखते हैं, आप स्वरों के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, क्योंकि टॉपिक मैं डिटेल से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, टाइम तो थोड़ा सा लगेगा ही लगेगा। ठीक है, चलिएगा। अब हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों यहां पे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण दोस्तों, जैसे मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं अभी, ठीक है, अगर आप लोग इन नोट्स को पढ़ लेंगे 3 बार 2 बार भी, तो ऐसे ही आप लोग जो है ना मुजा माने ये आपके याद हो जाएंगे। स्वरों का वर्गीकरण कैसे करेंगे, देखिएगा, मात्रा के आधार पर हम लोग जो है स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। पहले मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर हम लोग स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। ये 3 प्रकार से इसको डिफाइन किया है दोस्तों सबसे पहले। अब 3 प्रकार से कौन से रहेंगे, आप सभी लोग, बच्चा बच्चा जानता है कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ठीक है, एक होता है आपका दोस्तों प्लुत स्वर। अब दोस्तों जैसे आपका ह्रस्व स्वर है, मैं इसकी डेफिनेशन तो लिखूंगा नहीं, आप लोगों को बता दूंगा। ह्रस्व स्वर जो होता है, इसको दोस्तों हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको इसको हम लोग कह सकते हैं दोस्तों छोटा, छोटा स्वर। इसको हम लोग दोस्तों क्या कह सकते हैं, लघु स्वर भी कह सकते हैं। इसको लघु स्वर के नाम से भी जान सकते हैं। इसको हम लोग दोस्तों एक मात्रिक भी कह सकते हैं, एक मात्रिक भी इसको हम लोग जो है कह सकते हैं। ठीक है, ह्रस्व को। अगर मैं दीर्घ की बात करूंगा, दीर्घ के बारे में इधर लिख देता हूं, इसको कहेंगे दोस्तों हम लोग क्या है, द्विमात्रिक। ठीक है, क्या कहेंगे, द्विमात्रिक इसको कहा जाता है, द्विमात्रिक कहा जाता है। इसको बड़ा स्वर कह सकते हैं, बड़ा स्वर भी कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर को हम लोग दोस्तों इससे दर्शाते हैं, और दीर्घ को इससे दर्शाते हैं। ठीक है, और प्लुत के बारे में आप लोग जानते ही हैं, जैसे आपका इस प्रकार से दर्शाया जाता है, ओम जो होता है आपका। तो छोटा सा एग्जाम्पल समझ लीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले जो ह्रस्व होता है, इसको बोलने में कम समय लगता है। ठीक है, यानी कि 1 सेकंड सर, बात 1 सेकंड, 2 मिनट मारे, चलेगा। तो जो ह्रस्व स्वर है दोस्तों आपका, इसमें क्या होता है दोस्तों, कम समय लगता है। ठीक है, मैं लिख कर दिखा देता हूं इसकी संख्या कितनी होती है। पहले लिखिए दोस्तों ह्रस्व स्वर आपका 4 संख्या, दीर्घ 7 संख्या, प्लुत 1 संख्या। ठीक है, ऐसे आप करिएगा दोस्तों। ह्रस्व संख जो होता है आपका ए, ई, उ और री होता है आपका। दीर्घ जो होता है दोस्तों, दीर्घ की संख्या कितनी होती है, मैंने बताया दीर्घ की संख्या होती है आपकी 7। आ, बड़ी ई, औ, ए, आई, ओ, औ। कितनी संख्या होती है इनकी, 7 संख्या। प्लुत की संख्या केवल 1 होती है, जैसे हम लोग दोस्तों लिखते हैं ओम। ठीक है, इसको हम लोग दोस्तों संस्कृत में ज्यादा यूज करते हैं, संस्कृत में ज्यादा यूज करते हैं। ऐसे मान के चलो, ये तो हो गया बेटा ह्रस्व, और दीर्घ हो गया बाप, और प्लुत जो हो गया वो दादा हो गया।
इसमें कम ध्वनि निकलेगी, दीर्घ में ज्यादा निकलेगी, प्लुत में और ज्यादा निकलेगी, प्लुत में और ज्यादा निकलेगी। ठीक है, चलिए इतना नोट डाउन आप लोगों ने कर लिया। अभी तक आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर आई हो, ठीक है, इतने में, तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, इतने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो दोस्तों मुझे जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में बता देना। और इस क्लास को छोटी रखूंगा मैं, नेक्स्ट क्लास दोस्तों बड़ी बड़ी क्लास रहने वाली है आपकी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए दोस्तों बाय, ध्यान रखो अपना। छोटी क्लास है लेकिन दमदार क्लास थी आपकी ये। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो है थोड़ी सी बड़ी रहेगी आपकी। ओके गाइज, थैंक यू।